क्या होता है जब आपकी ही बहन आपको जिंदा जलाने के लिए अपनी ऊर्जा का स्रोत फाड़ दे और खुद की जान की बाजी लगा दे? खौफ, दर्द और मौत। लेकिन अगर उस आग के बवंडर के बीच फंसी अवनी के चेहरे पर डर की जगह एक खौफनाक मुस्कान हो, तो समझ लीजिए चौहान परिवार का अखाड़ा आज खून से रंगने वाला है। अब आगे, जियांग हवेली, फुयुन मंडप। क्या मेरे रक्षक की मौत हो गई? ये खबर सुनते ही चित्र बना रही जियांग यूनलियू का चेहरा पीला पड़ गया। उसका ब्रश रुक गया और ब्रश की नोक से लाल रंग की एक बड़ी बूंद नीचे रखे चावल के कागज पर टपक पड़ी। फूल की वह खूबसूरत पेंटिंग अब लाल रंग से सन गई थी, मानो खून से रंगी कोई दुनिया हो। साफ साफ बताओ। जियांग यूनलियू ने अपना ब्रश फेंक दिया, उसकी सारी शांति और शालीनता पल भर में गायब हो चुकी थी। उसने नौकर का कॉलर पकड़ा और एक खौफनाक आवाज में कहा, हमारे रक्षक के पास स्वर्ण भंजक हवेली है। उनके अधीन काम करने वाले उस्तादों की फौज कुछ इस तरह है। 9वें स्तर के 3 उस्ताद, 8वें स्तर के 6 उस्ताद, 7वें स्तर के 11 उस्ताद, चौथे से छठे स्तर के 70-80 उस्ताद। इतनी बड़ी फौज होते हुए उन्हें कुछ कैसे हो सकता है? नौकर डर से कांप उठा, वे सभी सब मारे गए। स्वर्ण भंजक हवेली का अंत और जियांग यूनलियू की हताशा। जियांग यूनलियू का चेहरा राख की तरह सफ़ेद पड़ गया और वह दहाड़ते हुए बोली, असंभव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नौकर ने रोते हुए गला रुंधने वाली आवाज़ में कहा, यह सच है। दूसरी मालकिन, पूरी स्वर्ण भंजक हवेली का कत्लेआम कर दिया गया है। हवेली के 100 से अधिक सदस्य मारे गए हैं। मालिक जिनकी मौत तो और भी दर्दनाक थी, वह जलकर राख हो गए और छूते ही धूल में बदल गए। उनकी तो कोई लाश भी नहीं बची। जियांग यूनलियू को अचानक चक्कर आने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर उसने समय रहते मेज़ को नहीं पकड़ा होता तो शायद उसका संतुलन बिगड़ जाता और वह वहीं गिर पड़ती। ये किसने किया? उसने बदहवासी में पूछा। स्वर्ण भंजक हवेली में कोई जिंदा नहीं बचा। हत्यारे ने रात के अंधेरे में हमला किया और कोई सुराग नहीं छोड़ा। कोई सुराग नहीं। जियांग यूनलियू की आवाज़ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरी हवेली तबाह हो गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई और किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई चश्मदीद गवाह नहीं। हत्यारा कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, निश्चित रूप से उनके पास हवेली के बराबर की ही ताकत होगी। राजकुमार शौर्य का आगमन और एक नई थ्योरी। यूनलियू, क्या हुआ? तुम्हें किसने इतना गुस्सा दिलाया है? तभी फुयुन मंडप के प्रवेश द्वार से एक लंबी और आकर्षक आकृति अंदर आई। उसने सोने की गोट वाला एक शानदार लबादा पहना हुआ था और उसके लंबे बाल सूरज की रोशनी में लाल भूरे रंग के चमक रहे थे, जिन्हें एक खोपड़ी के आकार के आभूषण से लापरवाही से बांधा गया था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रथम राजकुमार शौर्य था। शौर्य भैया! अपने प्रेमी को देखते ही जियांग यूनलियू फूट फूट कर रोने लगी और राजकुमार की बाहों में गिर पड़ी। राजकुमार शौर्य ने जब उसके आंसू देखे तो उसके सुंदर और दुष्ट चेहरे पर कोमलता का कोई नामोनिशान नहीं था। मुझे बताओ, उसने सालों तक तलवार चलाने से खुरदरी हो चुकी अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। मालिक जिन, मेरे रक्षक की मौत हो गई है। जियांग यूनलियू ने अपनी बेबस और आंसुओं से भरी आंखें उठाईं। शौर्य भैया, क्या आपको याद है 2 साल पहले जब मैं रेगिस्तान गई थी तो मुझ पर रेगिस्तानी डाकुओं ने हमला किया था? तब एक स्थानीय खानाबदोश चरवाहे ने मेरी जान बचाई थी, जो मालिक जिन थे। मैंने उन्हें राजधानी लाकर पैसे दिए, जिससे उन्होंने काला पत्थर मार्ग पर यह रेस्तरां खोला था। कल रात कुछ दुष्टों ने हवेली का कत्लेआम कर दिया। दुश्मन बहुत क्रूर था, उसने मालिक जिन की लाश तक नहीं छोड़ी। मैं राजकुमार शौर्य ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक खौफनाक आवाज में कहा, हत्यारा इतना दुस्साहसी है कि उसने जियांग परिवार को उकसाने की हिम्मत की। जियांग परिवार का अपमान करने का सीधा मतलब महारानी साहिबा और राजकुमार शौर्य का अपमान करना था। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? शौर्य ने पूछा। कोई सुराग नहीं, जियांग यूनलियू ने रोते हुए कहा। उस रात कोई बाहरी सेना या गुट हवेली में अंदर नहीं घुसा था। सेना या गुट, यह जरूरी नहीं कि यह कोई बड़ी फौज ही हो। राजकुमार शौर्य ने विचार करते हुए एक भयानक निष्कर्ष निकाला, पूरी हवेली को नष्ट करने के लिए 1 या 2 संत स्तर के उस्ताद ही काफ़ी हैं। जियांग यूनलियू हैरान रह गई। संत स्तर के उस्ताद? उसने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। महामहिम, दूसरी मालकिन, इस सेवक ने एक अफवाह सुनी है। खौफ से कांपते हुए घुटनों के बल बैठे उस नौकर ने डरते डरते अपना सिर उठाया। काला पत्थर मार्ग पर हालांकि किसी ने स्वर्ण भंजक हवेली में उस्तादों की कोई बड़ी फौज आते जाते नहीं देखी, लेकिन उन्होंने एक काले रंग का कोट और काली हैट पहने एक लड़की को अंदर जाते हुए जरूर देखा था। और आधे घंटे बाद किसी ने एक लंबी, युवा और अंधेरी आकृति को हवा में उड़ते हुए सीधे हवेली की चौथी मंजिल में प्रवेश करते हुए भी देखा। हवा में उड़ते हुए प्रथम राजकुमार शौर्य की आंखें गहरी हो गईं। ये कम से कम संत स्तर के शिखर का कोई उस्ताद होगा। जियांग यूनलियू का कोमल शरीर कांप उठा। मालिक जिन इतने खतरनाक व्यक्ति से कैसे उलझ सकते हैं?
राजकुमार शौर्य की शैतानी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके पतले होंठ तन गए और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़वाहट और जलन थी। यहाँ तक कि मैं भी हवा में नहीं उड़ सकता, इसलिए स्वर्ण भंजक हवेली ने जिन लोगों को नाराज़ किया है वे शायद इतने साधारण नहीं हैं। जियांग यूनलियू को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। राजकुमार शौर्य एक पल के लिए रुका, फिर बोला, काले कपड़ों वाली उस लड़की की जांच करने से शुरुआत करते हैं। राजकुमार शौर्य की बेचैनी और एक अप्रत्याशित मेहमान। राजकुमार शौर्य थोड़ा उदास था। वह एक खट्टे चेहरे के साथ अपनी दुष्ट राजा की हवेली लौट आया। वह हमेशा से सबसे मजबूत रहा था और मेघ संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में से एक था। पूरे अग्नि साम्राज्य में उसकी पीढ़ी के किसी अन्य युवा ने उसे कभी पीछे नहीं छोड़ा था। लेकिन अब कोई ऐसा सामने आ गया था जो उससे भी आगे था। शौर्य अपनी इस बेचैनी को दबा नहीं पा रहा था। महामहिम, एक अतिथि अध्ययन कक्ष में लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हवेली का प्रबंधक तुरंत झुका और आगे आया। मैं उससे नहीं मिलूंगा, राजकुमार शौर्य ने अधीरता से कहा। उससे कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। प्रबंधक परेशान दिखा और बोला, लेकिन महामहिम, ये चौहान परिवार का वह सदस्य है जो आया है। जैसा कि आप जानते हैं, वह सज्जन आपको रिपोर्ट करने के लिए महीने में केवल एक बार आते हैं। राजकुमार शौर्य पहले ही मुड़ चुका था, लेकिन अचानक अपने कदमों में रुक गया। वह इस महीने इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? उस सज्जन ने कहा कि उनके पास महामहिम को रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। वह दरबार के तुरंत बाद सीधे यहाँ आए हैं और पिछले 3-4 घंटों से हवेली में प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रबंधक ने अपने मालिक को गहरी नज़र से देखा। महामहिम, ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हुआ है। राजकुमार शौर्य ने प्रबंधक को आगे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं समझ गया, तुम जा सकते हो। जी। प्रबंधक ने सिर झुकाया और पिछवाड़े में विविध कार्यों को निपटाने के लिए चला गया। चौहान परिवार का गद्दार और 100 दिनों का खौफनाक अतीत। दूसरी ओर राजकुमार शौर्य सीधे शानदार गलियारे से गुजरा, अर्धचंद्राकार मेहराब को पार किया और बांस के झुरमुट के पीछे एक शांत घर में पहुंचा जो उसका अध्ययन कक्ष था। वह अक्सर अपने भरोसेमंद अधीनस्थों से यही मिलता था। महामहिम, आप आखिरकार आ ही गए। प्रथम श्रेणी के अधिकारी के बैंगनी सुनहरे दरबारी परिधान पहने हुए 35 वर्ष के आसपास का एक व्यक्ति चिंता से भरा हुआ आगे आया और उसने सम्मानपूर्वक राजकुमार शौर्य के सामने सिर झुकाया। उठ जाओ, ये महल नहीं है, घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजकुमार शौर्य अध्ययन कक्ष में गहरे रंग की लकड़ी की सबसे प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी शैतानी आंखों से उस व्यक्ति को ध्यान से घूरते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है? मंत्री जुए, आप तय दिन से पहले ही इतनी जल्दबाजी में मेरे पास क्यों आए हैं? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चौहान परिवार, जो हमेशा से युवराज के गुट के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा था, मंत्री जुए जैसा गद्दार पैदा करेगा। एक दूसरे के साथ उनकी घनिष्ठता को देखते हुए ये साफ था कि मंत्री जुए और शौर्य की ये दोस्ती कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात पनपी हो। महामहिम, ऐसा लगता है कि अवनी चौहान को कुछ याद आ गया है। मंत्री जुए ने अपने वफादार मालिक को चिंता से देखा और कहा, उसने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है। एक पारिवारिक भोज में उसने सार्वजनिक रूप से मुझसे ये तक पूछ लिया कि 4 साल पहले जब वह उन 100 दिनों के लिए गायब हुई थी तो मैं कहाँ गया था, मैंने किसके आदेशों का पालन किया था और मैंने क्या काम किए थे। क्या? राजकुमार शौर्य ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और खड़ा हो गया। उसका सुंदर लंबा चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। मंत्री जुए, ओह मंत्री जुए। राजकुमार शौर्य ने अपनी खुरदरी उंगली उठाई और उसे अपने अधीनस्थ की नाक पर असभ्यता से तानते हुए गुस्से से दहाड़ा, मैंने 4 साल पहले तुमसे क्या कहा था? अवनी चौहान को मार डालो और किस्सा वहीं खत्म हो जाता। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और उस छोकरी की जान बख्शने की भीख मांगते रहे। अब देखो क्या हो गया है, मुसीबत हमारे सिर पर आ खड़ी हुई है। मंत्री जुए ने सम्मानपूर्वक अपनी आंखें झुकाईं और कहा, महामहिम, अवनी चौहान मेरे चौहान परिवार के मुख्य वंश की एकमात्र वारिस है। मेरे पिता ने उस समय एक कठोर चेतावनी दी थी कि यदि वह नहीं मिली तो वह उसके खून के बदले पूरे चौहान वंश के दसियों हजार लोगों की जान ले लेंगे। इसके अलावा यह महामहिम ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अवनी चौहान की याददाश्त मिटाने और उसे वापस परिवार में लाने की मंजूरी दी थी। मंत्री जुए का मतलब बिल्कुल साफ था। अवनी की जान बख्शना केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वह परिस्थितियों से मजबूर था और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। राजकुमार शौर्य इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने वाले लग रहे थे। उसकी आवाज़ लगभग चीख में बदल गई। अगर अवनी चौहान पहले ही मर गई होती तो सबसे अच्छा यही होता कि तुम्हारे पूरे चौहान वंश को उसके साथ ही दफन कर दिया जाता। सब कुछ कितना शांतिपूर्ण होता और दरबार में कोई भी मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। मंत्री जुए का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने परिवार को धोखा दिया था, लेकिन उसका उपनाम अभी भी चौहान था और परिवार के हजारों लोग किसी न किसी तरह से उससे जुड़े हुए थे। 100 दिनों का रहस्य और नई साजिश।
थोड़ा शांत होने के बाद राजकुमार शौर्य ने फिर से पूछा, क्या उसे हमारी कोई बात याद है? क्या उसे उस व्यक्ति की याद है जिसने विशेष रूप से उसकी दिव्य मज्जा निकालने की मांग की थी? मुझे नहीं पता। मंत्री जुए ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। स्थिति को देखते हुए शायद उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आया है। अगर उसे सच में पता होता कि मैं भी उसे नुकसान पहुंचाने वालों में से एक हूं, तो वह मुझे कैसे छोड़ देती? उस लड़की का मानसिक बीमारी का इतिहास रहा है। जब वह पागलपन पर उतर आती है तो बहुत क्रूर हो जाती है। राजकुमार शौर्य के भाव थोड़े नर्म हुए। इस बात की पुष्टि करना ही सबसे अच्छा रहेगा। मंत्री जुए ने उत्तर दिया, चौहान परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता बस आने ही वाली है। मैं इसकी पुष्टि करने का कोई मौका ढूंढ लूंगा। राजकुमार शौर्य ने त्योरियां चढ़ाईं। उसका लहजा भारी हो गया। यह अवनी चौहान अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी है। कल उसने अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के प्रवेश द्वार पर राजकुमारी सुवर्णा का अपमान किया और मुझे भी उकसाया। चलो उसे रास्ते से हटाने का कोई मौका ढूंढते हैं। मंत्री जुए ने अपना सिर झुकाया और कहा, आपका अधीनस्थ समझ गया। राजकुमार शौर्य के सुंदर चेहरे पर एक खौफनाक भाव कौंध गया। राजगुरु चौहान के राजधानी लौटने से पहले हमें अवनी चौहान से निपटना ही होगा। चौहान निवास और एक गुप्त हथियार, ललित चौहान। चौहान निवास लौटने पर मंत्री जुए का पहला काम अपने दत्तक पुत्र ललित चौहान को बुलाना था। पिताजी, आप मुझसे मिलना चाहते थे। ललित चौहान एक बहुत ही शांत युवा था। वह मूल रूप से चौहान वंश की एक शाखा में एक नीची जाति की महिला के बलात्कार से पैदा हुआ एक नाजायज बच्चा था, जिसने जन्म से ही अंतहीन बदमाशी और अत्याचार सहे थे। हालांकि उसके पास अद्वितीय प्रतिभा थी और मंत्री जुए ने अपनी पारखी नज़र से उसे अपने परिवार में बेटे के रूप में गोद ले लिया था। जैसा कि अब साबित हो रहा था, मंत्री जुए का ये निवेश बिल्कुल सही था। केवल 16 साल की उम्र में ललित चौहान पहले ही 7वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई प्राप्त कर चुका था। सिंह निवास का वीर प्रताप सिंह 17 साल की उम्र में 7वें स्तर पर होने के कारण पहले से ही एक प्रतिभाशाली युवा माना जाता था, लेकिन ललित की क्षमता स्पष्ट रूप से उससे भी कहीं ऊपर थी। कबीले की वार्षिक प्रतियोगिता 2 दिन बाद है। ललित, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? मंत्री जुए ने नियमित तौर पर पूछा। पिताजी को रिपोर्ट करते हुए, मैंने चौहान अग्नि तलवार तकनीक के 3रे स्तर में पहले ही महारत हासिल कर ली है। ललित के चेहरे पर गर्व की एक झलक दिखी। इसके अलावा मैं अब 7वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई के शिखर पर हूं और मेरा एक पैर पहले ही 8वें स्तर में है। मंत्री जुए का उत्साह बढ़ गया। चौहान अग्नि तलवार तकनीक एक अर्धसंत श्रेणी की युद्ध कला है, जिसके 4 स्तर हैं। तुमने सच में 3रे स्तर में महारत हासिल कर ली है। केवल 9वें स्तर को पार कर चुके संत स्तर के साधक ही संत श्रेणी की युद्ध कलाओं का अभ्यास करने के योग्य होते हैं। 8वें या 9वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई वाले मूल रूप से अर्धसंत श्रेणी की युद्ध कलाओं का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ललित चौहान के पास केवल 7वें स्तर की ऊर्जा थी, फिर भी मंत्री जुए ने उसे अभ्यास के लिए एक अर्धसंत श्रेणी की युद्ध कला पुस्तिका दी थी। ये स्पष्ट रूप से दिखाता था कि उस पर कितनी उच्च उम्मीदें टिकी थीं और कितने महत्वपूर्ण संसाधन निवेश किए गए थे। जी, ललित ने अपने दत्तक पिता को दृढ़ स्वर में निश्चित उत्तर दिया। वह हमेशा से जानता था कि उसके दत्तक पिता का एक सगा बेटा शशांक चौहान है, जो एक अक्षम और बेहद बिगड़ा हुआ युवा था। अनगिनत औषधियां खाने के बावजूद वह केवल 5वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई तक ही पहुंच पाया था। उसके दत्तक पिता शशांक से बेहद निराश थे और यही कारण था कि उन्होंने अपना सारा ध्यान ललित पर केंद्रित कर दिया था। ललित ने खुद से कहा कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, बहुत कड़ी मेहनत, जी तोड़ मेहनत। केवल शक्तिशाली बनकर ही मैं अपने दत्तक पिता का सम्मान बढ़ा सकता हूं और उनके उपकार का बदला चुका सकता हूं। वार्षिक प्रतियोगिता और नई चुनौतियां। बहुत बढ़िया। मंत्री जुए ने अपने दत्तक पुत्र की खूब प्रशंसा की। ललित, तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ चौहान वंश की वार्षिक प्रतियोगिता जीतने की तुम्हारी संभावना 80 से 90% है। मुख्य वयोवृद्ध के वंश की तान्या चौहान को छोड़कर, जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा खतरा पैदा कर सकती है, तुम व्यावहारिक रूप से चौहान परिवार की युवा पीढ़ी के बीच अजेय हो। ललित मन ही मन खुश हुआ और बोला, तान्या ने हाल ही में 7वें स्तर में प्रवेश किया है और उसकी नींव अभी तक स्थिर नहीं है। वह मेरे मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। हालांकि मंत्री जुए अभी भी बेचैन थे। उन्होंने कहा, भले ही तान्या की साधना तुम्हारे जैसी अच्छी नहीं है, लेकिन इस लड़की को सभी प्रकार के मसालों और इत्र के साथ खेलना पसंद है। कुछ मसालों में जहरीले और मतिभ्रम पैदा करने वाले प्रभाव होते हैं, जिनसे युद्ध में बचना अक्सर मुश्किल होता है। बेटे, तुम्हें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। ललित का दिल खुशी से धड़क उठा। ये पहली बार था जब उसके दत्तक पिता ने उसे इतने प्यार से बेटे कहकर संबोधित किया था। चूंकि उसके दत्तक पिता अपने सगे बेटे शशांक को प्यार से बुलाते थे, तो क्या वह यह मान सकता है कि मंत्री जुए ने अब उसे अपने सगे बेटे की तरह मानना शुरू कर दिया है? खून का बदला और एक क्रूर आदेश। बेटे, इस साल की वार्षिक प्रतियोगिता में मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है। मंत्री जुए एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी थे।
उन्होंने अपने दत्तक पुत्र की आंखों में खुशी देखी और समझ गए कि यह लड़का अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। उन्होंने तुरंत अपनी असल बात रखी। ग्रेटर दैन परिवार की पहली शाखा की अवनी चौहान ने शशांक का पैर तोड़ दिया और मानवी चौहान को घायल कर दिया। हमारी दूसरी शाखा के साथ उसकी ऐसी दुश्मनी है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता। ग्रेटर दैन मंत्री जुए ने अपनी पत्नी की मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उनके विचार में इस सच्चाई से बड़ा ये था कि उन्हें धोखा दिया गया था, जो उनके लिए एक अमिट और बहुत बड़ा कलंक था। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ललित को समझ नहीं आ रहा था। पिताजी, आप निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि क्या करना है। ललित की गहरी भूरी आंखों में एक भयंकर चमक कौंध गई। मैं अवनी चौहान द्वारा दूसरी शाखा के हर सदस्य को पहुंचाई गई हर चोट और नुकसान की कीमत वार्षिक प्रतियोगिता के मंच पर वसूल करूंगा। अंततः मंत्री जुए के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र के कंधे को थपथपाया और कहा, यह वार्षिक प्रतियोगिता जीवन और मृत्यु का मामला है। क्रूर और तेज बनना, सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उसे जान से मार दो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अपाहिज जरूर कर देना। ललित ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अवनी की रिकवरी और शिवांश की चिंता। स्वर्णभंजक हवेली में खूनी लड़ाई के बाद से अवनी चौहान मेपल लीफ पवेलियन में आराम कर रही थी और ठीक हो रही थी। उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, बस कई सारी थीं। सौभाग्य से अद्वितीय चिकित्सक शिवांश सूर्यवंशी के वहां होने से उसे बहुत कम दर्द सहना पड़ा। समर कैसा है? अवनी चौहान ने बिस्तर के सिरहाने टिकते हुए पूछा और चुपचाप शिवांश सूर्यवंशी को अपनी दवा तैयार करते और एक्यूपंक्चर करते हुए देखती रही। तुम अपने बारे में ज्यादा परवाह क्यों नहीं करती? शिवांश सूर्यवंशी ने अपना सिर उठाया। उसकी तीखी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं और वह थोड़ा नाराज लग रहा था। वह बच्चा एकदम चुस्त दुरुस्त है और बिल्कुल ठीक है। अवनी चौहान मुस्कुराए और बोली, मैं अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। शिवांश सूर्यवंशी ने अपने होंठ सिकुड़े और उपेक्षा से कहा, घाव अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं है, इसलिए जितना हो सके जोरदार गतिविधियों और लड़ाई से बचना ही बेहतर है। यह असंभव है। बिना एक पल सोचे अवनी चौहान ने शिवांश की बात को खारिज कर दिया और कहा, कल चौहान परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता है और मैं निश्चित रूप से भाग लूंगी। न केवल मैं भाग लूंगी बल्कि समर भी भाग लेगा। तुम? शिवांश सूर्यवंशी अवाक रह गया। एक्यूपंक्चर की सुई चुभाने के उसके हाथ बीच में ही रुक गए। क्या तुम जानबूझकर मेरी बात अनसुनी कर रही हो? डॉक्टर को नाराज करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। अवनी चौहान ने खुश करने वाली एक मीठी मुस्कान दी और कहा, नाराज मत हो। परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता 12 से 18 वर्ष की आयु के चौहान परिवार के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए खुली है। यदि मैं प्रतियोगिता से पीछे हटती हूँ तो ये परिवार की सबसे बड़ी शाखा के लिए अपमान की बात होगी। पिछले 4 वर्षों से सबसे बड़ी शाखा प्रतियोगिता से पीछे हटती आ रही है। इस बार मुझे अपना सम्मान वापस पाना ही होगा। एक बेबस डॉक्टर और अवनी का जादू। शिवांश सूर्यवंशी ने अभी भी त्योरियां चढ़ाई हुई थीं। समर भाग ले सकता है, उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। तुम नहीं कर सकती, तुम्हें लेटे रहना चाहिए। उसने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। अवनी चौहान ने विरोध किया। शिवांश सूर्यवंशी की लोहे जैसी कलाई को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, वह अकेला यह नहीं कर सकता, वह जीत नहीं सकता। चौहान परिवार में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो 7वें स्तर तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि समर ने उन्नति औषधि ली है, लेकिन वह अभी 6ठे स्तर तक ही पहुंचा है। शिवांश सूर्यवंशी का चेहरा कठोर हो गया। तुम भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो। मैं ये कर सकती हूँ। अवनी चौहान ने अपनी सुनहरी आंखों से उसे ध्यान से देखा। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगी। मैं खुद को चोट नहीं पहुंचने दूंगी। उसने अपना रवैया नरम किया और यहाँ तक कि उसके बड़े हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में ऐसे फंसा लिया जैसे वे सबसे प्यारे प्रेमी हों। शिवा, मुझे जाने दो। शिवांश सूर्यवंशी का शरीर कांप उठा। तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? उसकी आवाज़ गहरी और गूंजने वाली थी, किसी बेहतरीन शराब की तरह, और उत्तेजना से थोड़ी काम भी रही थी। बेईमानी और कोई नियम नहीं। अवनी चौहान मुस्कुराए। वह जानती थी कि उसने एकदम सही दांव खेला है। उसने उसके हाथों को और भी कसकर पकड़ लिया, सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों को। उनकी उंगलियां आपस में गुंथी हुई थीं। शिवा, मुझे जाने दो। शिवांश सूर्यवंशी का दिल नगाड़े की तरह धड़कने लगा और उसका खून उबलने लगा। यह कोई मतिभ्रम नहीं था। ये वास्तव में उस प्यारे और आकर्षक मुंह से निकला एक स्नेहपूर्ण शब्द था। भगवान जानता है कि वह कब से इसके बारे में सोच रहा था। प्यारी अवनी, ये बेईमानी है। उसकी तीखी आंखें लाड़ प्यार से भर गईं और उसके होठों पर एक बेबस मुस्कान आ गई। ये लड़की अपने भले के लिए कुछ ज्यादा ही चतुर हो गई थी। उस पर अपना जादू चलाने की हिम्मत कर रही थी, लेकिन वह भी इसके झांसे में आने से खुद को रोक नहीं पाया। शिवांश मन ही मन खुद को कोसने से नहीं रोक सका।
बेईमानी। अवनी चौहान ने शरारत से आंख मारी। हमारे बीच का नियम यह है कि कोई नियम नहीं है। शिवांश सूर्यवंशी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल को किसी मुलायम रोएंदार चीज ने जकड़ लिया हो, गर्म, अस्पष्ट और थोड़ी सी गुदगुदी वाला एहसास। अपनी 18 साल की जिंदगी में उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस पर कौन बहस कर सकता है। वह हमेशा बिना किसी नियम या प्रतिबंध के उसे लाड़ प्यार करता था। वह उसकी सभी मांगें पूरी करेगा, वह उसकी सभी इच्छाओं को प्राप्त करने में उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नियम, सिद्धांत, सीमाएं, भाड़ में गई ये सब चीजें। ठीक है, भावनाओं से थोड़ी भारी अपनी ही आवाज सुनकर शिवांश सूर्यवंशी मान गया। वह पूरी तरह से अभिभूत था और उसके कोमल आकर्षण से पूरी तरह हार चुका था। बहुत बढ़िया। अवनी चौहान खुशी से झूम उठी, उसके हाथों को कसकर दबाते हुए और हिलाते हुए बोली, शिवा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। शिवांश सूर्यवंशी ठगासा रह गया। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था, किसी बच्चे की तरह खुश। उसकी यादों में वह शांत, बुद्धिमान और शक्तिशाली थी, जिसमें एक उत्कृष्ट हत्यारे के सभी गुण मौजूद थे। उसका स्वभाव उसी उम्र की 14 वर्षीय लड़की से कहीं अधिक परिपक्व था। ये साबित करता था कि वह कोई अजीब इंसान नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने असली लड़की वाले स्वभाव को दबा दिया था और उसे अपने दिल की गहराई में छिपा लिया था। शिवांश सूर्यवंशी खुद को बहुत भाग्यशाली मानता था कि उसने उसे खोजा था। क्या तुम किसी युद्ध तकनीक को सीखने पर विचार करोगी? उसने अपनी सलाह दी। हालांकि तुम्हारी साधना 7वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई के शिखर पर पहुंच गई है, लेकिन तुम युद्ध कलाओं में पूरी तरह से पीछे हो। पंचतत्व दानव भक्षण विद्या का उपयोग केवल मायावी जीवों के खिलाफ किया जा सकता है, इंसानों के खिलाफ नहीं। अवनी चौहान ने ना में सिर हिलाया। हार न मानते हुए शिवांश सूर्यवंशी ने आगे कहा, मेरे पास यहाँ कई बेहतरीन युद्ध कला तकनीकें हैं जो तुम्हारे अग्नि साम्राज्य के लोगों के अनुसार उच्चतम श्रेणी की हैं। क्या तुम एक नज़र डालना चाहोगी? कोई ज़रूरत नहीं। अवनी चौहान ने फिर से इनकार कर दिया। उसकी सुनहरी आंखें साफ और उज्ज्वल थीं। समय खत्म हो रहा है। चौहान परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। अभी से सीखना युद्ध के लिए रटने जैसा है। भले ही तुम जल्दी सीख लो, तुम्हारी नींव मजबूत नहीं होगी और इससे भविष्य में निश्चित रूप से परेशानी ही होगी। शिवांश सूर्यवंशी नए सम्मान के साथ अवनी चौहान को देखने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, बहुत बढ़िया। दीर्घकालिक लाभों को देखते हुए इतने कम समय में संत श्रेणी की युद्ध कला सीखना वास्तव में फायदेमंद होने से ज्यादा हानिकारक है। अवनी चौहान ने एक छोटी सी मुट्ठी तानी और उसे हवा में लहराते हुए कहा, मुझे अपने लड़ने के कौशल पर पूरा भरोसा है। शिवांश सूर्यवंशी समझ गया, उसके पास कोई दिखावटी युद्ध कला तकनीक नहीं थी, बल्कि हत्या करने की असली कला थी। तुम समर से पूछ सकते हो, अगर उसे दिलचस्पी हो तो तुम उसे सिखा सकते हो। मैंने समर का परीक्षण किया था और वह बिजली तत्व का है। 7 दिन पहले मैंने उसे लाइटनिंग ब्लेड नामक एक अर्ध संत श्रेणी की युद्ध कला पुस्तिका दी थी। वह इसमें कितनी प्रगति करता है, ये पूरी तरह से उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर है। शिवांश सूर्यवंशी ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया था। चौहान निवास का अखाड़ा और निर्णायक मंडल। चौहान परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। प्रतियोगिता चौहान निवास के पिछवाड़े में आयोजित की गई थी, जहां कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा एक विशाल चौक था। इसके केंद्र में एक मार्शल आर्ट अखाड़ा बना था और उसके चारों ओर 10,000 से 20,000 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त सीटें थीं। कुलप्रमुख की अनुपस्थिति में इस वर्ष की वार्षिक भव्य प्रतियोगिता की संयुक्त रूप से मेजबानी मंत्री जुए और वयोवृद्ध मेंग द्वारा की जा रही थी। चौहान परिवार में 4 वयोवृद्ध हैं, जो सभी काफ़ी उम्र और वरिष्ठता वाले हैं। वे अपनी सम्मानित सीटों पर बैठे थे और नीचे तैयारी कर रही युवा पीढ़ी को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में 6 सदस्य शामिल थे। 4 वयोवृद्धों के अलावा कुलप्रमुख के 2 बेटे, दूसरा बेटा मंत्री जुए और तीसरा बेटा लियानहुआ चौहान। मंत्री जुए और तीसरे बेटे के बीच हमेशा से अनबन रही थी। वह बहुत नाखुश दिख रहे थे और उन्होंने वयोवृद्ध मेंग से शिकायत की, वयोवृद्ध, आपको उसे निर्णायक के रूप में क्यों लाना पड़ा? तीसरा भाई परेशानी पैदा करने के अलावा और कर ही क्या सकता है? क्या आप सभी वयोवृद्धों को सच में यकीन है कि वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा? वयोवृद्ध मेंग परेशान दिख रहे थे और बोले, लियानहुआ चौहान आखिर तुम्हारा छोटा भाई है और कुलप्रमुख का खून भी है। मेरे पास उसके जैसा बिगड़ा हुआ कोई भाई नहीं है। मंत्री जुए ने अभद्रता से कहा, बिना किसी शिष्टाचार के लियानहुआ चौहान की ओर उंगली उठाते हुए बोले, उसका नीच चरित्र देखिए, उसने इतने सालों में चौहान परिवार को शर्मसार करने के अलावा और किया ही क्या है? वयोवृद्ध मेंग ने एक हल्की सी आह भरी। वह जानते थे कि मंत्री जुए जो कह रहे थे वह सच था। निर्णायक मंडल के अंत में 30 के दशक का एक बेहद आकर्षक और सुंदर आदमी बैठा था। उसने सुनहरे गुलाबों से कढ़ाई किया हुआ एक लंबा बैंगनी चोगा पहना हुआ था, जो उसकी छाती पर ढीला सा लटका हुआ था, जिससे उसका गोरा और गठीला शरीर काफी हद तक दिखाई दे रहा था।
वह अपनी कुर्सी पर ऐसे टिका हुआ था मानो उसके शरीर में हड्डियां ही न हों। उसकी आंखें मनमोहक थीं, नाक तीखी थी और भरे हुए होठों पर हमेशा एक व्यंग्यात्मक मुस्कान रहती थी। उसके ये सारे उत्कृष्ट नैन नक्श मिलकर एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा बना रहे थे। लियानहुआ चौहान, जिनका असली नाम लियान चौहान है, उन्हें वेश्यालयों में जाना बहुत पसंद था। वह तवाइफों के चहेते थे और लड़कियां उनके साथ सोने को एक सम्मान मानती थीं और इसके लिए कभी पैसे भी नहीं लेती थीं। इसलिए चौहान परिवार के तीसरे बेटे ने अपना नाम बदलकर लियानहुआ चौहान रख लिया, जिसका अर्थ है खूबसूरत औरतों की कद्र करना, उन पर दया करना और फूल चुनना। जब राजगुरु चौहान को इस बात का पता चला तो उन्होंने चौहान परिवार के तीसरे बेटे लियानहुआ चौहान को पैतृक हॉल में फिकवा दिया और 3 दिन और 3 रात तक कोड़े लगवाए। 3 दिन और 3 रात तक भूतों की तरह रोने चिल्लाने के बाद लियानहुआ चौहान ने राजगुरु चौहान से कहा, पिताजी, अगर आप सच में मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे तो राजधानी की सारी तवाइफें रो रो कर अपनी जान दे देंगी। राजगुरु चौहान इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने मौके पर ही 3 लीटर खून की उल्टी कर दी। अंततः एक गंभीर बीमारी के बाद राजगुरु चौहान को इस मामले में हार माननी पड़ी। हालांकि लियानहुआ चौहान पूरा दिन अय्याशी करता था और निठल्ला बैठा रहता था और कभी कोई सरकारी पद भी हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन चौहान परिवार में उसका रुतबा अडिग था। इसका कारण ये था कि वह प्रताप चौहान का सगा भाई था, जबकि मंत्री जुए एक नाजायज औलाद थे। प्रतियोगिता का मैदान और एक अप्रत्याशित मुलाकात। अरे, क्या यह अवनी नहीं है? लियानहुआ चौहान ने अवनी चौहान को देखा और हैरान दिखा। क्या तुम इस साल प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो? अवनी चौहान अपने तीसरे चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब उसकी मां को उसकी दूसरी चाची द्वारा अग्नि बलि का शिकार बनाया गया था तो उसके तीसरे चाचा उसके पक्ष में बोलने के लिए बाहर तक नहीं आए थे। वह वास्तव में उसके पिता का सगा भाई था, फिर भी कितना अविश्वसनीय। नमस्ते तीसरे चाचा। अवनी, पिछली बार तुमने मेरे बेटे को बर्फीली नदी में लात मार दी थी और वह बहुत बीमार पड़ गया था। तुम्हारे तीसरे चाचा ने इसके लिए तुम्हें कोई दोष नहीं दिया। लियानहुआ चौहान ने अपना चेहरा एक हाथ पर टिकाया, उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें मुस्कुराते हुए सिकुड़ गईं। छोटा जियू अभी छोटा है, केवल 12 साल का है। अगर प्रतियोगिता के दौरान दुर्भाग्य से तुम्हारा सामना उससे हो जाए तो कृपया उस पर रहम करना और उसे कम चोट पहुंचाना। समझ लेना कि तुमने अपने तीसरे चाचा का सम्मान रख लिया। अवनी चौहान थोड़ी हैरान रह गई। लियानहुआ चौहान के बेटे का नाम जियुचेंग चौहान था। वह 12 साल का था और एक बंदर की तरह शरारती था। 3 महीने पहले एक औषधि के लिए जियुचेंग चौहान का समर चौहान के साथ झगड़ा हो गया था। समर चौहान जियुचेंग चौहान का मुकाबला नहीं कर सका और उसे पीटा गया। इस शरीर की असली मालकिन ने अपने छोटे भाई की दुर्दशा पर तरस खाकर जियुचेंग चौहान को बर्फीली नदी में लात मार दी थी। जियुचेंग चौहान को गंभीर चोट आई थी और वह 1 महीने तक बीमार रहा था। लेकिन अवनी चौहान को याद था कि लियानहुआ चौहान उनकी मुख्य शाखा के लिए कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आया था। तीसरे चाचा, आप कुछ ज्यादा ही दयालु हैं। 9वें भाई के पास 5वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई है, वह मुझसे कैसे हार सकता है? अवनी चौहान ने मुस्कुराते हुए बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा। यह जरूरी नहीं है। लियानहुआ चौहान ने अपनी सबसे बड़ी भतीजी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें किसी स्कैनर की तरह उसे स्कैन कर रही थीं और उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान खेल रही थी। तुम्हारे तीसरे चाचा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मेरी बस एक ही गुजारिश है, अगर प्रतियोगिता में तुम दोनों का सामना होता है तो मेरे लड़के के साथ थोड़ा नर्म रहना। हे। शक के घेरे में तीसरे चाचा। अवनी चौहान ने तुरंत कुछ महसूस किया। उसने अपने तीसरे चाचा को, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, संदेह की नज़रों से देखा। उसे लगा कि वह उतना सीधा नहीं था जितना वह दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जानता था। तीसरे भाई, क्या तुमने बहुत ज्यादा पी ली है और अपना दिमाग खो दिया है? मंत्री जुए ने एक नज़र डाली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारा बेटा केवल 12 साल का है और पहले से ही 5वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई रखता है, जो काफ़ी प्रतिभाशाली है। वह महज पहले स्तर की फ्रेंसी क्यूई वाले इस कचरे से कैसे हार सकता है? लियानहुआ चौहान ने लापरवाही से कहा, दूसरे भाई, कभी कभी किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। हे। मंत्री जुए ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? लियानहुआ चौहान ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। इस पल अवनी चौहान को और भी अधिक यकीन हो गया कि उसके तीसरे चाचा शायद कुछ जानते थे। उसने काफी देर तक सोचा, फिर अचानक उसे याद आया कि काला पत्थर मार्ग पर कई वेश्यालय थे और वे स्वर्ण भंजक हवेली से ज्यादा दूर नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लियानहुआ चौहान उस रात काला पत्थर मार्ग पर शराब पीकर अय्याशी कर रहा हो और उसने संयोग से उसे देख लिया हो? काले चोगे का राज और एक अनकहा समझौता। मेरी बड़ी भतीजी ज्यादा सुंदर है, लियानहुआ चौहान ने मंत्री जुए को घूरते हुए कहा, लेकिन अवनी चौहान की ओर देखकर एक बड़ी मुस्कान दी। तुम अपने पिता की तरह दिखती जा रही हो।
अवनी, मुझे लगता है कि तुम काले कपड़ों में, विशेषकर काले चोगे में बहुत अच्छी लगती हो, वे बहुत शानदार हैं। मैं कल तुम्हें 2 नए चोगे भेज दूंगा। अवनी चौहान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह अब 100% आश्वस्त हो गई थी कि उस रात लियानहुआ चौहान ने उसे देख लिया था। स्वर्ण भंजक हवेली के कत्लेआम की रात उसने एक काला चोगा पहना था और यहाँ तक कि खुद को छिपाने के लिए उसके चमड़े के जूते भी काले थे। चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं समर को भी उस पर नरमी बरतने को कह दूंगी। ये झटका 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिका और अवनी ने तुरंत अपना आपा वापस पा लिया। उसने मुस्कुराते हुए लियानहुआ चौहान को आश्वासन दिया, 9वें भाई को हम भाई बहनों के हाथों अब और कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लियानहुआ चौहान की आंखें चमक उठीं। वह अवनी चौहान की समझदारी से खुश था और उसके स्वभाव से हैरान भी। मंत्री जुए का मजाक और वयोवृद्ध शान की फटकार। हा, मंत्री जुए आखिरकार अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठहाका लगाते हुए बोले, वयोवृद्ध मेंग, क्या आपने सुना? तीसरा भाई वास्तव में मुख्य शाखा की उस लड़की और छोटे बच्चे के सामने कमजोरी दिखा रहा है। तसक तसक तसक, अजीब चीजें हर साल होती हैं, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। प्रथम वयोवृद्ध मेंग बड़े और समझदार थे, लेकिन इस बार वह खुद को रोक नहीं पाए और थोड़ा मुस्कुरा दिए। लेकिन दूसरे वयोवृद्ध शान नाखुश दिखे और उन्होंने कहा, मंत्री जुए, अपनी हद पार मत करो। अगर कुलप्रमुख राजगुरु चौहान यहाँ होते तो क्या तुम तब भी इतना दुस्साहस करने की हिम्मत करते? इस फटकार के बाद मंत्री जुए शांत हो गए। राजगुरु चौहान अपनी मुख्य वंशावली की रक्षा के लिए जाने जाते थे और वयोवृद्ध शान उनके चचेरे भाई थे। हम्फ, मंत्री जुए ने एक हल्की सी आवाज निकाली और लोगों से बहस करना बंद कर दिया। प्रतियोगिता के नियम और शानदार इनाम। मंत्री जुए सबसे ऊंचे स्थान पर गए, शांति चिल्लाए और प्रतियोगिता के लिए एक जोशीला भाषण शुरू किया, जिसके बाद नियमों और पुरस्कारों की घोषणा की गई। वार्षिक प्रतियोगिता जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। आप सभी युवाओं को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मंत्री जुए का लहजा अचानक ऊंचा हो गया और उनकी नज़र अपने दत्तक पुत्र ललित चौहान पर टिक गई। इस वर्ष की प्रतियोगिता के पुरस्कार अत्यंत शानदार हैं। शीर्ष 3 विजेता, इन्हें नए साल की शुरुआत में मेघ संप्रदाय के नए शिष्यों के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए चौहान परिवार द्वारा सिफारिश मिलेगी। प्रथम स्थान, एक संत श्रेणी की युद्ध कला पुस्तिका और एक अग्नि आत्मा औषधि। दूसरा स्थान, एक अर्ध संत श्रेणी की युद्ध कला पुस्तिका और एक अग्नि आत्मा औषधि। तीसरा स्थान, एक अर्ध संत श्रेणी की युद्ध कला पुस्तिका। चौथे से 10वें स्थान, ये अपनी पसंद का कोई भी अर्ध संत श्रेणी का हथियार चुन सकेंगे। भीड़ का उत्साह और मुख्य दावेदार। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। मेघ संप्रदाय का मूल्यांकन। चौहान परिवार को इस साल सच में 3 सिफारिशी स्लॉट मिल गए। हे भगवान, हर साल तो केवल एक ही स्थान मिलता था। मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुलप्रमुख ने हरित वन साम्राज्य के खिलाफ महान युद्ध जीता था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने परिवार को 2 और स्लॉट दे दिए। मैं सच में मेघ संप्रदाय का शिष्य बनना चाहता हूं, एक युवा ने लालसा के साथ कहा। अपनी सांसें बचाओ, तुम्हारी बारी बिल्कुल नहीं आएगी, एक अन्य युवा ने गंभीरता से विश्लेषण करते हुए कहा। मैं ललित चौहान, तान्या चौहान और बेईचेंग चौहान से बहुत उम्मीदें रखता हूं, वे तीनों 7वें स्तर के उस्ताद हैं। इसके अलावा याओ याओ, हुआंगचेंग, किंगचेंग और निंग चौहान 6ठे स्तर की फ्रेंजी क्यूई के शिखर पर हैं। वे चारों भी दावेदार हैं। हम जैसों को चौथे से 10वें स्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे एक अर्ध संत श्रेणी की युद्ध कला की और भी अधिक आवश्यकता है। एक युवा लड़की ने अनिच्छा से अपना निचला होंठ चबाया। उसने अभी अभी 6ठे स्तर में प्रवेश किया था और उसके पास चौथे से 10वें स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ताकत थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह शीर्ष 3 के लिए चुनौती देने के योग्य नहीं थी। अग्नि सिंह और चांदी के टोकन। एक संक्षिप्त शोरगुल के बाद प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। चौहान परिवार के 300 प्रतिभागी थे, जो सभी 12 से 18 वर्ष के लड़के और लड़कियां थे। प्रत्येक को चौहान वंश के प्रतीक चिन्ह वाला एक चांदी का टोकन मिला। एक राजसी और विस्मयकारी अग्नि सिंह चौहान वंश की पैतृक शिक्षाओं का आदेश है कि प्रत्येक सदस्य को युद्ध के मैदान में दहाड़ने वाला एक बहादुर और निडर अग्नि सिंह होना चाहिए। पहला दौर प्रारंभिक दौर है। आपको जो टोकन मिले हैं उनमें अद्वितीय व्यू हैं। वे बेतरतीब ढंग से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। जब 2 प्रतियोगियों के टोकन एक ही समय में एक दूसरे की ओर इशारा करेंगे तो आप एक दूसरे से लड़ने के लिए अखाड़े में जाएंगे। वयोवृद्ध मेंग ने टोकन के कार्य को समझाया, जो वयोवृद्ध परिषद द्वारा तैयार किए गए थे। बज़ तभी प्रतियोगियों के बीच 2 चांदी के टोकन ने एक दूसरे को प्रतिक्रिया दी। तान्या चौहान का टोकन बिंगचेंग चौहान नामक लड़के की ओर इशारा कर रहा था, जबकि बिंगचेंग का टोकन तान्या की ओर इशारा कर रहा था। तान्या चौहान की चुनौती और समर की भविष्यवाणी। कृपया मार्गदर्शन करें। तान्या चौहान अखाड़े में उतरी। उसकी हरकतें सुंदर थीं और उसकी सुंदरता आश्चर्यजनक थी। उसके हर हाव भाव से एक खिलती हुई युवती का आकर्षण छलक रहा था।
उसने एक हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी जो ऊपर से तंग और नीचे से चौड़ी थी, जिसने उसके आकर्षक रूप को और बढ़ा दिया था। उसकी कमर पर एक रंगीन थैली सजी हुई थी। बिंगचेंग चौहान परिवार की एक छोटी शाखा से था। वह युवा था और उसकी साधना बहुत उच्च नहीं थी। ये वार्षिक प्रतियोगिता में उसकी पहली भागीदारी थी, जो मुख्य रूप से उसका अनुभव बढ़ाने के लिए थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी प्रतिद्वंद्वी तान्या चौहान थी, उस युवा लड़के का चेहरा तुरंत उतर गया। तसक तसक, ये बच्चा सच में बहुत बदकिस्मत है। समर चौहान अवनी चौहान के बगल में बैठा खरबूजे के बीज छील रहा था। उसने आह भरते हुए कहा, तान्या चौहान प्रथम वयोवृद्ध की पोती है, 7वें स्तर की उस्ताद है और इत्र या मसालों का उपयोग करने में कुशल है। मैं एक तांबे के सिक्के की शर्त लगाता हूं कि यह बिंगचेंग तान्या के खिलाफ एक भी चाल नहीं टिक पाएगा। एक खौफनाक शक और धतूरे का जहर। अवनी चौहान ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। इत्र का उपयोग करने में कुशल? किस तरह का इत्र? समर चौहान ने हाथ बढ़ाया और तान्या की कमर की ओर इशारा किया। दीदी, क्या आपको वह रंगीन थैली दिखाई दे रही है? उसे 100 फूलों की थैली कहा जाता है, जो तान्या दीदी का सबसे मजबूत हथियार है। इसमें 36 प्रकार के मसाले और जड़ी बूटियां हैं, जिनमें से कुछ मतिभ्रम पैदा कर सकती हैं, कुछ बेहोशी ला सकती हैं, कुछ पूरे शरीर में खुजली कर सकती हैं, कुछ मुंह से झाग निकाल सकती हैं और कुछ शरीर को आग से जला सकती हैं। 100 फूलों की थैली। अवनी चौहान के चेहरे के भाव बदल गए और वह गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक खौफनाक विचार आया। समर, क्या इस तान्या चौहान का हमारी मुख्य शाखा के साथ हमेशा से आना जाना रहा है? धतूरा भी एक प्रकार का फूल है। शाही पागलखाना में रहने के दौरान काव्या ने बताया था कि चौहान परिवार में भी जासूस थे जो उसे जहर दे रहे थे। उसने हमेशा मानवी चौहान पर शक किया था, लेकिन हालांकि मानवी के पास जहर देने का मकसद था, वह बहुत चालाक नहीं थी और उसके मन की बात उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। दूसरी ओर ये तान्या चौहान मानवी से भी कहीं अधिक संदिग्ध लग रही थी। हाँ दीदी, समर चौहान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तान्या दीदी प्रथम वयोवृद्ध की पोती हैं। प्रथम वयोवृद्ध ने हमेशा हमारे परिवार की सबसे बड़ी शाखा की अच्छी देखभाल की है। मेरे मंझले चाचा और चाची मंत्री जुए और उनकी पत्नी हमारे पैसे और भोजन को लेकर हमेशा कंजूस रहे हैं, इसलिए तान्या दीदी हमारी मदद करने के लिए हर महीने हमें कुछ निजी सामान भेजती थीं। मेरी माँ अक्सर तान्या दीदी की एक कोमल और दयालु लड़की के रूप में तारीफ करती हैं। अवनी चौहान की सुनहरी आंखें धुंधली हो गईं और उनके भीतर एक अशांत लहर दौड़ गई। तान्या चौहान को लेकर उसका शक अब एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। क्या प्रथम वयोवृद्ध परिषद वास्तव में सबसे बड़े बेटे के परिवार मुख्य शाखा को विशेष उपचार देती है? अवनी चौहान को संदेह था। निर्णायक मंडल में प्रथम वयोवृद्ध मेंग और मंत्री जुए के बीच की गर्मजोशी भरी बातचीत को देखकर वह ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वयोवृद्ध सच में मुख्य शाखा का पक्ष लेते होंगे। वयोवृद्ध मेंग और मंत्री जुए संभवतः अच्छे और बुरे पुलिस वाले का खेल खेल रहे थे। दीदी, आइए मुकाबला देखते हैं। अवनी चौहान के अनिश्चित भावों को देखकर समर चौहान ने तुरंत उसकी बांह पकड़ ली। आइए देखते हैं कि तान्या दीदी की चालें कैसी हैं, ताकि हम समझ सकें कि क्या चल रहा है। अगर प्रतियोगिता में हमारा सामना उससे होता है तो हम बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। अवनी चौहान ने हल्के से जवाब दिया। उसकी नज़रें अखाड़े की ओर मुड़ गईं। 100 फूलों की थैली का जादू। तान्या चौहान दुनियादारी से अछूती किसी परी की तरह लग रही थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक दयालु मुस्कान थी। अपने पतले हाथ से अपनी कमर पर बंधी 100 फूलों की थैली को थपथपाते ही गुलाबी धुएं की एक लकीर बाहर निकली, जो उसकी सुंदर आकृति के चारों ओर किसी सपने की तरह घूमने लगी। बिंगचेंग चौहान, जो एक लंबी तलवार पकड़े हुए था, तान्या चौहान के करीब भी नहीं पहुंच पाया था कि उसने उस गुलाबी धुएं में सांस ले ली। मात्र 3 सेकंड में बिंगचेंग की पुतलियां फैल गईं, उसकी तलवार की चालें अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गईं और उसके कदम किसी स्लो मोशन रिप्ले जैसे हो गए। मेरे चचेरे भाई, हार मान लो। हम सभी एक ही खून के हैं और तान्या का किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। तान्या चौहान की आवाज़ इतनी मीठी और कोमल थी मानो उसे निचोड़ने पर शहद टपक पड़ेगा। उसने बिंगचेंग पर हमला करने की कभी पहल नहीं की और एक भी मुक्का या लात नहीं चलाई। बिंगचेंग चौहान पहले से ही पसीने से तरबतर था, उसके पैर कमज़ोर पड़ गए थे और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार को अखाड़े के नीले पत्थर में गाड़ दिया। वह एक घुटने के बल बैठ गया, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसकी पुतलियां लगातार फैलती जा रही थीं। धन्यवाद तान्या दीदी, मैं हार मानता हूँ। ये शब्द कहने के बाद बिंगचेंग चौहान खुद को और नहीं संभाल सका, उसका शरीर ढह गया और वह बेहोश हो गया। निर्णायक मंडल की प्रतिक्रिया और लियानहुआ का तंज। तान्या चौहान विजयी। निर्णायक मंडल से प्रथम वयोवृद्ध मेंग की आवाज़ गूंजी, जिसमें खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। वयोवृद्ध, आपने सच में एक बेहतरीन पोती की परवरिश की है। हाँ वयोवृद्ध, तान्या की साधना बहुत उच्च है, उसके संस्कार उत्कृष्ट हैं और वह दयालु है।
वह कभी भी अपनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा चरित्र वास्तव में दुर्लभ है। मुझे लगता है कि तान्या के पास शीर्ष 3 में जगह बनाने का बहुत अच्छा मौका है। निर्णायक मंडल में बैठे मंत्री जुए, तीसरे वयोवृद्ध और चौथे वयोवृद्ध, सभी मुस्कुराते हुए प्रथम वयोवृद्ध मेन को बधाई दे रहे थे। केवल दूसरे वयोवृद्ध शान ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने होंठ तक नहीं हिलाए। लियानहुआ चौहान एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, कुछ अजीबोगरीब जहरीले इत्रों के सहारे जीतने में गर्व करने जैसी क्या बात है। प्रथम वयोवृद्ध मेन की कनपटी गुस्से से फड़क उठी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और लियानहुआ चौहान को नाखुशी से घूरते हुए कहा, तीसरे बाबू, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। जहरीले इत्र में क्या खराबी है? चौहान परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता में ऐसा कोई नियम नहीं रहा है जो जहर के उपयोग पर रोक लगाता हो। लियानहुआ चौहान के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक बेहद अश्लील और बेकाबू मुस्कान आ गई। हे वयोवृद्ध, तान्या की 100 फूलों की थैली में कुछ ऐसे मोहक इत्र भी होने चाहिए जो पुरुषों और महिलाओं की इच्छाओं को भड़का सकें, है ना? कैसा रहेगा अगर वह मुझे कुछ उधार दे दे? जब मैं अपनी प्रेमिकाओं के साथ प्यार कर रहा हूं तो ये कुछ मज़ा बढ़ा सकता है। प्रथम वयोवृद्ध मेन का चेहरा पल भर में काला पड़ गया और उन्होंने गुस्से में फटकार लगाते हुए कहा, तीसरे भाई, अपनी हद पार मत करो। तान्या अभी भी एक शुद्ध और मासूम कुंवारी लड़की है और उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। लियानहुआ चौहान ने एक दुष्ट मुस्कान दी और अपने कंधे उचका लिए। अगले मुकाबले का बुलावा। बज़ 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 बज़। अचानक 2 और लोगों के चांदी के टोकन ने प्रतिक्रिया दी और एक दूसरे की ओर इशारा किया। इनमें से एक आवाज़ अवनी चौहान के बगल में खड़े समर चौहान के टोकन से आई थी। आह, अब मेरी बारी है। अपने हाथ में चांदी का टोकन पकड़े हुए समर चौहान ने आंखें फाड़कर देखा और एक बड़ी मुस्कान दी। दीदी, देखिए आपका छोटा भाई कैसे अपनी ताकत दिखाता है। अवनी चौहान ने अपना सिर उठाया और अखाड़े के किनारे की ओर देखा। वह सोच रही थी कि कौन सा अभागा उसके छोटे भाई के सामने आ गया है। उसे देखते ही वह मुस्कुराई। ये तीसरे चाचा का छोटा जियू है। हे भगवान! जियू चेंग चौहान। समर चौहान के चेहरे पर एक बेहद अपमानित भाव था। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्के बैंगनी रंग की चमक थी, मानो 2 बैंगनी लपटें जल रही हों। वह कमीना जियू चेंग चौहान। पिछली बार मैं उससे लड़ाई में हार गया था, लेकिन इस बार मैं उसे पीट कर सुअर का मुंह बना दूंगा। नहीं। अपने तीसरे चाचा लियानहुआ चौहान की हिदायतों को याद करते हुए अवनी चौहान ने तुरंत उसे रोका और कहा, समर, जब जियू चेंग ने तुम्हें परेशान किया था तो मैंने उसे बर्फीली नदी में लात मार दी थी और वह बहुत बीमार पड़ गया था। तीसरे चाचा ने इस पर कोई हंगामा नहीं किया, जिसे हमारी मुख्य शाखा के प्रति उनका एहसान माना जा सकता है। इसे तीसरे चाचा का एहसान चुकाना समझो। जब तुम अखाड़े में जाओ तो छोटे जियू को ज्यादा बुरी तरह मत पीटना। समर चौहान का धधकता हुआ युद्ध का उत्साह काफी हद तक शांत हो गया। ठीक है दीदी, मैं आपकी बात मानूंगा। वह एक बेहद आज्ञाकारी बच्चा था। उसके पास जो कुछ भी था वह उसकी बहन का ही दिया हुआ था। अगर उसकी बहन उसे पूर्व में जाने को कहती तो वह कभी पश्चिम की ओर नहीं जाता। अवनी चौहान मुस्कुराई, सिर हिलाया और अपने छोटे भाई के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, तीसरे चाचा निर्णायकों में से एक हैं। अगर तुम उनका सम्मान रखोगे तो शीर्ष 10 का फैसला करते समय वे निश्चित रूप से हमारा पक्ष लेंगे। अपनी गहरी पारखी नज़र से अवनी चौहान पहले ही समझ चुकी थी कि वहां मौजूद 6 निर्णायकों में से केवल लियानहुआ चौहान और दूसरे वयोवृद्ध ही भरोसेमंद थे। बाकी सभी मंत्री जुए के साथ मिले हुए थे और उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, समर चौहान ने अपनी बड़ी पलकें झपकाईं। हालांकि उसे शीर्ष 3 में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास चौथे से 10वें स्थान के लिए लड़ने का एक अच्छा मौका था। अखाड़े का नज़ारा और एक विद्रोही अवतार। प्रतियोगिता के अखाड़े पर लियानहुआ चौहान का बेटा जियू चेंग चौहान तेजी से मंच पर आया। ये 9वां युवा मास्टर बिल्कुल अपने सन की पिता की तरह था। उसने एक भड़कीला लंबा चोगा और एक चमकदार शाही नीले रंग की बेल्ट पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल बिना बंधे आज़ाद उड़ रहे थे, जिनमें केवल 3 रंगीन मोरपंख तिरछे लगे हुए थे। 12 साल की उम्र में जियू चेंग चौहान अपने विद्रोही दौर में प्रवेश कर चुका था। उसने अपनी दाहिनी आंख के नीचे आंसू के आकार के 3 नीलम चिपकाए हुए थे, जो उसे एक उदास और रोते हुए लड़के का रूप दे रहे थे। क्या अनोखा पहनावा है! शिवांश सूर्यवंशी भी आह भरे बिना नहीं रह सका। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। इस बच्चे का व्यक्तित्व सच में बहुत अलग है। अवनी चौहान निशब्द थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये स्पष्ट रूप से अजीबोगरीब विद्रोही संस्कृति का कोई प्राचीन संस्करण है। लड़ाई से पहले की बकवास और एक जोरदार मुक्का। 7वें भाई, सच में मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। जब जियू चेंग चौहान ने समर चौहान को अखाड़े में आते देखा तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपना सिर थोड़ा घुमाया और अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ कहा, जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा प्रतिद्वंद्वी तुम हो तो मैंने वास्तव में इनकार कर दिया था। समर चौहान, सच में यह उसकी गलती नहीं थी।
ये छोटा जीयू था ही इतना कष्टप्रद। हर बार जब समर उसे देखता था तो वह खुद को उस पर टूट पड़ने और उसे पीटने से रोक नहीं पाता था। जियूचेंग चौहान ने 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखा, एक हाथ अपनी छाती पर रखा और आह भरते हुए कहा, हम सगे चचेरे भाई हैं। पिछली बार जब तुमने और तुम्हारी बहन ने मुझे नदी में लात मारी थी तो मैंने तुम्हें कोई दोष नहीं दिया, लेकिन इस बार मुझे सच में तुम्हें पीटना ही होगा। समर चौहान का बचकाना चेहरा पल भर के लिए गुस्से से सिकुड़ गया और उसने अपनी मुट्ठी तानकर धमाके की आवाज के साथ सीधे जियूचेंग चौहान की दाहिनी आंख पर दे मारी। आह! जियूचेंग चौहान के मुंह से एक चीख निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह अपनी एक सूजी हुई काली आंख को ढके हुए जमीन पर बैठा था और दुख और गुस्से के साथ समर चौहान को घूरने लगा। जियूचेंग चौहान ने दर्द से कराहते हुए शिकायत की, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे चेहरे पर नहीं मारोगे। सातवें भाई, तुमने मेरा सुंदर चेहरा बर्बाद कर दिया। क्या तुम जानते हो कि पूरी राजधानी की कितनी तवाइफें अब फूट फूट कर रोएंगी? समर चौहान अंडरस्को, ठीक है, मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं मारूंगा। ये कहते हुए उसने अपना पैर उठाया और जियूचेंग चौहान के पेट में एक जोरदार लात मारी। जियूचेंग चौहान के पास 5वें स्तर की फ्रेंजी की हुई थी और उसने तुरंत अपना बचाव करने के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया। हालांकि उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि समर चौहान की लात का बल वास्तव में पूरे 6ठे स्तर का था। आओ! एक सुअर जैसी चीख के साथ जियूचेंग चौहान का शरीर एक हास्यास्पद तरीके से अखाड़े से बाहर उड़ गया और अखाड़े के पश्चिमी हिस्से में रखे एक नरम गद्दे पर जा गिरा। निर्णायक मंडल में बैठे लियानहुआ चौहान हल्के से मुस्कुराए। सबसे बड़े बेटे के परिवार मुख्य शाखा ने वास्तव में उनका बहुत सम्मान रखा था। अगर छोटा जियू जमीन पर गिरता तो उसकी 2 हड्डियां टूट जाती और वह प्रतियोगिता में दोबारा हिस्सा नहीं ले पाता। लेकिन गद्दे पर गिरने से ज़्यादा आधे घंटे तक उसकी पीठ में दर्द होगा और उसके बाद वह फिर से ऊर्जा से भर जाएगा। निर्णायक मंडल में दरार। पूरा कमरा शांत हो गया। पूरे 10 सेकंड तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। प्रथम वयोवृद्ध मेंग बेहद हैरान थे। उन्होंने आंखें फाड़कर समर चौहान को देखा, जो विजेता के रूप में अखाड़े में खड़ा था, मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। वे अपनी हैरानी में मुकाबले के नतीजे की घोषणा करना तक भूल गए। दूसरे वयोवृद्ध शान ने अपनी मुट्ठी होठों तक उठाए, हल्का सा खांसे और जोर से घोषणा की, समर चौहान ये मुकाबला जीता है। प्रथम वयोवृद्ध मेंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया और एक अस्पष्ट नज़र से दूसरे वयोवृद्ध को ठंडेपन से देखा। दूसरे वयोवृद्ध शान ने एक दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया, सच में युद्ध के देवता प्रताप चौहान का बेटा होने के लायक है। कुछ ही महीनों में वह 4थे स्तर से आगे बढ़कर 6ठे स्तर की फ्रेंजी क्यूई तक पहुंच गया है। ये बच्चा इस साल की वार्षिक प्रतियोगिता में एक छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। प्रथम वयोवृद्ध मेंग के चेहरे के भाव अनिश्चित थे और उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, ये बस एक इत्तेफाक है। तीसरे बेटे जियूचेंग की लापरवाही के कारण ही मुख्य शाखा के उस छोटे कमीने को फायदा उठाने का मौका मिल गया। क्या छोटा कमीना? दूसरे वयोवृद्ध शान तुरंत नाखुश हो गए, उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने बेहद नाराजगी से कहा, चाहे समर चौहान की सगी मां कोई भी हो, वह प्रताप चौहान का ही खून है। परिवार की मुख्य शाखा को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी समर चौहान पर ही निर्भर रहना है। प्रथम वयोवृद्ध मेंग ने अपने होंठ सिकुड़े, लियानहुआ चौहान की ओर मुड़े और पूछा, तीसरे बाबू, तुम्हें क्या लगता है? लियानहुआ चौहान ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो और प्रथम वयोवृद्ध को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। वह हमेशा की तरह मस्तमौला बने रहे, किसी वेश्यालय से सीखी हुई धुन गुनगुनाते हुए अपनी बीच की उंगली को मेज पर बेतरतीब ताल में थपथपाने लगे। प्रथम वयोवृद्ध के माथे की नस एक बार फिर गुस्से से फड़क उठी। जीत का जश्न और एक खौफनाक चेतावनी। समर चौहान ने जियूचेंग चौहान पर एक शानदार नॉकआउट जीत दर्ज की, जिसने मुकाबले के पहले छोटे चरम को चिन्हित किया। वह बेहद गर्व के साथ अखाड़े से उतरा, अवनी चौहान के बगल में धम से बैठ गया और हंसते हुए बोला, दीदी, क्या मैं कमाल का नहीं था? कमाल, बहुत कमाल। अवनी चौहान ने हमेशा की तरह अपने छोटे भाई के बाल सहलाए, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हालांकि समर, तुम्हें अखाड़े में कदम रखते ही अपनी पूरी ताकत उजागर नहीं करनी चाहिए थी। जियूचेंग चौहान से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा को 5वें स्तर तक दबाकर रखना ही काफी था। समर चौहान एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर पूछा, अपनी साधना के स्तर को क्यों छिपाना? खुद ही देख लो। अवनी चौहान ने चुपके से 6ठे स्तर के शिखर पर बैठे कई उस्तादों की ओर इशारा किया, याओ चौहान, किंगचेंग चौहान और निंग चौहान सभी तुम्हें देख रहे हैं। यहाँ तक कि ललित चौहान, जो 7वें स्तर तक पहुँच गया है, वह भी तुम्हें घूर रहा है। समर चौहान ने अपनी बहन के बताए हुए दिशा में देखा और सच में उसे कई ऐसी आंखें मिली जो द्वेष, डर या ईर्ष्या से भरी थीं। उनमें से समर चौहान के प्रति ललित चौहान की नज़र स्पष्ट रूप से एक तीव्र और खौफनाक जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। अवनी चौहान ने धीरे से आह भरी, ये सभी लोग शीर्ष 3 या 5 के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। यह अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने तुम पर नज़रें गड़ा ली हैं।
समर चौहान के गोरे माथे पर ठंडे पसीने की एक परत पहले ही जम चुकी थी। दीदी, मैं गलत था। अवनी चौहान ने अपने छोटे भाई का हाथ दबाया और उसे सांत्वना दी। चूंकि तुम्हारी पोल खुल चुकी है, इसलिए खुद को दोष मत दो। इसके बारे में सोचो कि आगामी मैचों में खुद को कैसे बचाना है। बज़ बज़ प्रतियोगिता जारी रही और 2 और युवा प्रतियोगी अखाड़े पर आए। दूसरे वयोवृद्ध के पोते हुआंगचेंग चौहान का मुकाबला मंत्री जुए के सगे बेटे शशांक चौहान से हुआ। हुआंगचेंग चौहान छठे स्तर के शिखर पर था। उजाड़ अग्नि तलवार चला रहा था और उसके भीतर से एक अदम्य आभा निकल रही थी। शशांक चौहान का घायल पैर लगभग ठीक हो गया था, लेकिन वह खाली बैठने का आदी था और उसमें वह दृढ़ता नहीं थी जो एक योद्धा में होनी चाहिए। वह कीचड़ के एक ढीले ढेर की तरह था। उजाड़ अग्नि तलवार की छाया। हुआंगचेंग चौहान ने अपनी तलवार केवल एक बार अत्यधिक गति के साथ चलाई, जिसमें तलवार के शुरुआती तेवर साफ झलक रहे थे। शशांक चौहान को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। इससे पहले कि उसकी चांदी की ढाल उस तेज ब्लेड से चीर दी गई, उसकी छाती पर 2 फीट लंबा घाव हो गया जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसे चीखने का समय भी नहीं मिला और वह अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। निर्णायक मंडल में हंगामा और वयोवृद्ध शान का जवाब। निर्णायक मंडल में मंत्री जुए दर्द से चिल्लाए। उनका दिल टूट गया था और वे तुरंत आगे दौड़े। नियम तोड़े नहीं जाने चाहिए। दूसरे वयोवृद्ध ने मंत्री जुए के कंधे को दबाया, उन्हें एक गंभीर भाव से देखा और कहा, एक पारिवारिक वैद्य शशांक को बाहर ले जाकर उसका इलाज करेगा। मंत्री जुए की छाती गुस्से से भारी होकर तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उन्होंने नफरत से अपने दांत भींचे। उन्होंने जोर से दूसरे वयोवृद्ध का हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हें जरा भी जल्दी नहीं है। देखो तुम्हारे पोते ने क्या किया है। वह इतना क्रूर था, उसने भाईचारे का कोई लिहाज नहीं रखा। अगर शशांक इस तरह अपाहिज हो गया तो मैं तुम्हारे पूरे वंश को कभी माफ नहीं करूंगा। दूसरे वयोवृद्ध को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उनके चेहरे पर अभी भी एक दयालु मुस्कान थी और उन्होंने कहा, वार्षिक प्रतियोगिता में जीवन और मृत्यु मायने नहीं रखते। ये चौहान परिवार के पूर्वजों से चली आ रही एक परंपरा है। हुआंगचेंग ने जो उजाड़ अग्नि तलवार की छाया सीखी है, वह एक भयंकर और शक्तिशाली युद्ध कला है। एक बार जब इसे चला दिया जाता है तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हारा बेटा इसका सामना नहीं कर सका, इसलिए तुम यह नहीं कह सकते कि मेरा पोता बहुत शक्तिशाली है। मंत्री जुए को लगभग खून की उल्टी होने वाली थी। उन्होंने अपने मन में दूसरे वयोवृद्ध को हजारों गालियां दीं। हुआंगचेंग की प्रतिभा और अवनी का पुराना अनुभव। वह हुआंगचेंग, हालांकि वह छठे स्तर की फ्रेंजी क्यूई के शिखर पर ही है, लेकिन उसकी तलवारबाजी में तलवार के बीच के शुरुआती तेवर पहले से ही मौजूद हैं। शिवांश सूर्यवंशी ने दर्शकों के बीच से पूरी प्रतियोगिता को देखा और हुआंगचेंग को बहुत उच्च मूल्यांकन देते हुए कहा, उसका भविष्य असीम है। प्यारी अवनी, यदि संभव हो तो इस व्यक्ति से दुश्मनी मोल न लेने की कोशिश करो। मैं उससे दुश्मनी कैसे मोल ले सकती हूँ? अवनी चौहान आसानी से मुस्कुराई। हालांकि भाई हुआंगचेंग एक सीधे स्वभाव का व्यक्ति है, लेकिन जब मैं पहले स्तर की फ्रेंजी क्यूई वाली बेकार इंसान थी, तब उसने गुप्त रूप से कई बार मेरी मदद की थी। क्या तुम्हें शशांक का स्नो मास्टिफ याद है? कई साल पहले शशांक ने मुझ पर हमला करने के लिए उस स्नो मास्टिफ को छोड़ दिया था। अगर भाई हुआंगचेंग समय पर नहीं आते तो मेरे पैर पर केवल काटने के निशान ही नहीं आते, बल्कि कुछ और ही होता। भाई हुआंगचेंग ने मुझे तलवार चलाना भी सिखाया है। समर चौहान ने भी अपना हाथ उठाया और हवा में इशारा किया। मैंने उससे कुछ चालें सीखी हैं। उसने मुझे ये भी बताया था कि जब छोटे जियुचेंग से लड़ो तो बस छोटे जियू के चेहरे पर मारो, तुम कभी घाटे में नहीं रहोगे। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि दूसरे वयोवृद्ध का वंश तुम्हारी ही तरफ है। अवनी चौहान ने सिर हिलाया और कहा, मैं ये देख सकती थी। जब भाई हुआंगचेंग ने अभी शशांक से लड़ाई की तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वह चाहते तो शशांक को इतनी बुरी तरह घायल होने से बचा सकते थे। शिवांश सूर्यवंशी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हुआंगचेंग चौहान अखाड़े से नीचे उतरकर अपनी सीट पर आलती पालती मारकर बैठ गया है। उसकी आंखें बेहद दृढ़ थीं, उसका चेहरा शांत और संयमित था और वह प्रशंसा या आलोचना से पूरी तरह बेपरवाह था। उसके चारों ओर हो रही चीख पुकार और जयकार से उसे कोई मतलब नहीं लग रहा था। मुकाबला अभी भी जारी था। चौहान परिवार के 300 के करीब सदस्य जोड़ों में एक दूसरे से लड़ रहे थे। दर्जनों राउंड के बाद आखिरकार अवनी चौहान की बारी आ गई। उसकी कमर से लटकता हुआ चांदी का टोकन गूंजने लगा और उसने सीधे तौर पर अखाड़े के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बैठी मानवी चौहान की ओर इशारा किया। मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। अवनी चौहान मुस्कुराए। अपने पहले प्रतिद्वंद्वी से काफी संतुष्ट थी। जब मैं यहाँ हूँ मालकिन, तो आपकी किस्मत खराब कैसे हो सकती है? कंधे से एक प्यारी सी आवाज आई। वह दिव्य ड्रैगन था। छोटे जीनियस, तुम जाग गए। अवनी चौहान ने अपना सिर घुमाया और उस छोटे सुनहरे सांप से बात की। मैंने पर्याप्त नींद ले ली है।
दिव्य ड्रैगन ने सांस छोड़ते हुए कहा, यह मालकिन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, मैं अनुपस्थित कैसे रह सकता हूँ। मालकिन, बस मुझे बताइए कि आप किससे लड़ना चाहती हैं और मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अवनी चौहान बहुत हैरान हुई और उसने पूछा, लेकिन क्या चांदी के टोकन की जोड़ियां बेतरतीब नहीं होती। हे, दिव्य ड्रैगन ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई। जो चीजें किस्मत पर निर्भर करती हैं वे स्वाभाविक रूप से मेरा ही क्षेत्र हैं। मालकिन, भूलो मत, मैं किस्मत को साधने में माहिर हूँ। ऐसा भी हो सकता है, अवनी चौहान ने चहकते हुए कहा। तो क्या इससे मैं जिसे चाहूं उसे सजा नहीं दे सकती। दिव्य ड्रैगन ने अपनी पलकें झपकाईं। अवनी चौहान ने अपनी भौहें उचकाईं, उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। तो तुमने जानबूझकर मेरा मुकाबला मानवी के साथ तय किया है। दिव्य ड्रैगन की सुनहरी आंखों में एक चालाक चमक थी और उसने कहा, आनंद लीजिए खूबसूरत मालकिन। वह छिपा रहा, बाहरी लोगों को दिखाई नहीं दिया। अखाड़े पर मानवी की फजीहत। मुकाबला शुरू हो चुका था। अवनी चौहान अखाड़े पर कदम रख चुकी थी। मानवी चौहान उसके ठीक सामने खड़ी थी, उसके भाव कुछ सहमे हुए थे और उसके हाथ में पकड़ी पतली तलवार थोड़ा कांप रही थी। स्पष्ट रूप से वह अवनी चौहान से डर रही थी। वह कई बार अवनी से भिड़ चुकी थी और उसे कभी भी जीत हासिल नहीं हुई थी, यह एक अजीब सा डर था। सुरक्षित रहने के लिए मानवी ने फैसला किया, मैं हार मानती हूँ। इससे पहले कि मानवी त्याग शब्द पूरा बोल पाती, अवनी चौहान ने जोरदार तमाचे के साथ उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे एक चमकीला लाल निशान छूट गया। जल्द ही मानवी का दाहिना गाल ब्रेड के टुकड़े की तरह सूज गया। हार मानना चाहती हो? कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं सार्वजनिक रूप से तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई न करूं तो अंदर जमा हुआ ये सारा गुस्सा कैसे निकलेगा। मानवी ने अपने सूजे हुए गाल को पकड़ा, अविश्वास से अवनी चौहान को घूरा और उसके सीने में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। अवनी, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। वह वास्तव में आत्मसमर्पण करना चाहती थी। मानवी को पूरा यकीन था कि अवनी चौहान ने उसकी बात सुन ली थी। वह निश्चित रूप से ये सब जानबूझकर कर रही थी। तुमने क्या कहा? अवनी चौहान ने ध्यान से सुनने का नाटक किया और भ्रमित दिखते हुए कहा, हवा बहुत तेज है, मैंने सुना नहीं। क्या तुम इसे दोबारा कह सकती हो? मानवी शर्म और आक्रोश से भर गई, उसकी गर्दन का हिस्सा गुस्से से खून की तरह लाल हो गया। राजधानी के 4 महान परिवारों की नज़रें। चौहान परिवार की वार्षिक भव्य प्रतियोगिता सार्वजनिक रूप से खुली थी। दूसरे शब्दों में, राजधानी का कोई भी प्रमुख परिवार आकर इसे देख सकता था। कुछ हद तक चौहान परिवार अन्य परिवारों और कुलीन वर्गों के सामने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करता है। इस समय शेन परिवार का वीर प्रताप सिंह, बाई परिवार का बाई क्यूई, लिन परिवार की लिन शाई वायु और चांग परिवार का चांग यू, 4 महान परिवारों के युवा दिग्गज नीचे बैठकर यह सब देख रहे थे। मानवी को पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं हुआ था। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मानवी चौहान की आंखें खून से लाल थीं और उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही पल उसके शरीर से लाल रंग की फ्रेंजी क्यूई की एक परत उमड़ पड़ी, जो बहती हुई आग की तरह भयंकर रूप से जलने लगी। उसने अपनी ऊर्जा के स्रोत को प्रज्वलित कर दिया है। क्या मानवी पागल हो गई है? एक बार जब ऊर्जा का स्रोत प्रज्वलित हो जाता है तो भले ही ये कम समय में ताकत को 10 गुना बढ़ा दे, लेकिन यह उसके मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदुओं को स्थायी नुकसान पहुंचाएगा। वह खुद को नष्ट कर रही है। कोई सिर्फ एक मुकाबले की हार जीत के लिए खुद को बर्बाद करने का जोखिम क्यों उठाएगा? हाँ, और उसकी प्रतिद्वंद्वी महज पहले स्तर की एक बेकार साधक थी। ये तो राय का पहाड़ बनाने जैसी बात है। जल्द ही देखने वालों को एहसास हो गया कि मानवी राय का पहाड़ नहीं बना रही थी। अपनी शक्ति को 10 गुना बढ़ाकर उसने एक उग्र ऊर्जा को जन्म दिया जो उसके शरीर के चारों ओर आग के एक बवंडर की तरह घूमने लगी। छठे स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति यदि इस बवंडर को छू लेता तो वह इसकी भयानक शक्ति से पल भर में चीर फाड़ कर रख दिया जाता। मानवी सीधे अवनी चौहान की दिशा में दौड़ी। आश्चर्यजनक रूप से अवनी चौहान ने जरा भी बचाव नहीं किया। उसके चेहरे पर अभी भी एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। तुम मेरे साथ मरने के योग्य नहीं हो। योग्य हो या नहीं, यह कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। मानवी पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने अपनी सारी समझ खो दी थी। उसने सबसे आदिम तरीका चुना, अपनी बाहें पूरी तरह फैला लीं और अवनी चौहान के शरीर को कसकर जकड़ लिया। वह उसे अपनी ऊर्जा की आग में जिंदा जला देना चाहती थी। अवनी, चलो नरक में एक साथ चलते हैं। निर्णायक मंडल में जंग और लियानहुआ का कड़ा तेवर। अवनी चौहान ने मानवी को खुद को पकड़े रहने दिया। नरक के लाल कमल के कर्म अग्नि की तरह जलने वाले उस ऊर्जा के बवंडर ने दोनों बहनों को अपनी चपेट में ले लिया। रुपये रोको, इसे रोको। निर्णायक मंडल से मंत्री जुए की गुस्से भरी दहाड़ गूंजी, इन्हें रोको। ये मुकाबला खत्म करो। उसने अपने एक बेटे को पहले ही बर्बाद कर दिया था और वह अपनी किसी बेटी को और बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुकाबला रोका नहीं जा सकता।
निर्णायक मंडल के बाएं पिछले हिस्से से एक और तेज आवाज आई। यह मंत्री जुए के सौतेले भाई लियानहुआ चौहान की थी। इस समय लियानहुआ चौहान का वह आमतौर पर तुच्छ और मक्खनबाज अंदाज गायब था और उनका सुंदर चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। उन्होंने अपना हाथ मेज पर पटका, एक बेजोड़ आभा बिखेरते हुए कहा, वार्षिक प्रतियोगिता के नियम मुकाबले को बीच में समाप्त करने की अनुमति नहीं देते, लेकिन मानवी खुद को बर्बाद कर लेगी। मंत्री जुए ने बेचैनी से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी बेटी बेटी है, लेकिन क्या मेरे बड़े भाई की बेटी नहीं है? लियानहुआ चौहान की सुंदर आड़ू के फूल जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी भरीकुटी पूरी तरह तीखेपन से भर गई। चूंकि मेरी भाभी अवनी की मां ने अवनी को नहीं रोका, इसलिए तुम्हें मानवी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये दो युवा पीढ़ियों के बीच की प्रतिस्पर्धा है और तब तक बड़ों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है जब तक कोई विजेता तय न हो जाए। मंत्री जुए उस चिल्लाहट से सन्न रह गए। मैं तो बस। उन्होंने लियानहुआ चौहान को कभी इस रूप में नहीं देखा था। क्या ये वाकई उनका वही तीसरा भाई था जो सिर्फ शराब पीना और औरतों के साथ सोना जानता था? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि लियानहुआ चौहान अपनी भतीजी से बहुत प्यार करते थे, या यह उनका असली स्वभाव था जिसे उन्होंने अब तक छिपा कर रखा था? तुम हो कौन? लियानहुआ चौहान के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। सिर्फ अपने बेटे के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक। अपनी बेटी के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक। सच कहूं तो दूसरे भाई, तुम हमेशा अपनी ही संतान की रक्षा करते हो, लेकिन मुकाबले में निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो सकते। तुम जैसे इंसान के लिए निर्णायक मंडल की सीट पर बैठना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मंत्री जुए का चेहरा पल भर में लाश की तरह पीला पड़ गया। यह एहसास होते ही कि उन्होंने अपना आपा खो दिया है, उनके पैर कांपने लगे और वह वापस निर्णायक की कुर्सी पर बैठ गए। अब उनमें मुकाबला खत्म करने का सुझाव देने की हिम्मत नहीं बची। जब बूढ़ा राजगुरु वापस आएगा तो मैं निर्णायक मंडल में तुम्हारे इस प्रदर्शन की सच्ची रिपोर्ट उसे दूंगा। दूसरे भाई, लियानहुआ चौहान ने एक आखिरी तंज कसने से खुद को नहीं रोका। नरक के लाल कमल की आग ने दोनों बहनों को अपनी खौफनाक चपेट में ले लिया है। एक तरफ जीव चौहान अपनी बेटी को बचाने के लिए चीख रहा है और दूसरी तरफ लियानहुआ ने खौफनाक अंदाज में मुकाबला रोकने से साफ इनकार कर दिया है। ऊर्जा का वो लाल बवंडर सब कुछ राख कर रहा है। क्या अवनी इस आत्मघाती आग से जिंदा बाहर आ पाएगी, या चौहान परिवार का सबसे बड़ा रहस्य इसी अखाड़े में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।